स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड से सीधे जमीन पर आ गिरे हों। वो जो एक पल का क्रैश होता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। आप वही इंसान होते हैं, वही आपकी काबिलियत होती है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूट जाता है जिसे दुनिया के बेहतरीन मैकेनिक्स भी नहीं जोड़ सकते। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की धुंधली बारिश को देख रहा था, जहां से दूर एक रनवे नजर आ रहा था। उसके हाथ अपनी ही बाहों को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो खुद को बिखरने से रोक रहा हो। उसकी आंखों में वो एक अजीब सी वीरानी थी, वैसी ही जैसी किसी मलबे के ढेर को देखकर होती है। उसे लग रहा था कि वो बस टूटने ही वाला है। अक्सर जब हम किसी बड़े हादसे से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि भीड़ में कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसने उन निशानों को पहले भी देखा हो। वहां अंधेरे में खड़ा एक शख्स आर्यन को बहुत गौर से देख रहा था। उसने आर्यन की हर हरकत को नोट किया, कैसे वो अपनी गीली बाहों को सिकोड़ता है, कैसे एक जहाज को उड़ते देख उसकी सांसें रुक जाती है। उसे पता था कि ये हार की शक्ल कैसी होती है, क्योंकि वो खुद भी कभी इसी मोड़ पर खड़ा था। जब आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अपने बॉस के केबिन की तरफ कदम बढ़ाए, तो उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। अंदर जाकर उसने सीधा कह दिया, मैं रिजाइन करना चाहता हूं। ये शब्द उसके मुंह से इतनी आसानी से निकले जैसे वो सालों से इसी बोझ को उतारना चाहता हो। लेकिन बॉस, जो उसे बरसों से जानते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और हमदर्दी का मिलाजुला भाव आया। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम एक बेहतरीन पायलट हो, तुम ऐसे बीच रास्ते में मैदान नहीं छोड़ सकते। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी जब उसने जवाब दिया, मैं उड़ नहीं सकता। मैं उस दिन रनवे पर जम गया था। जब मुझे टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिली तो मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। ये जो फेयर होता है ना, ये बहुत जालिम चीज है। ये आपको आपकी अपनी नजरों में छोटा कर देता है। बॉस ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले कितनी मुश्किल मिशन संभाले हैं, गोलियों के बीच से जहाज निकाला है, लेकिन आर्यन के लिए वो सब अब पुरानी बातें थी। उसे लग रहा था कि एक हादसे ने उसकी पूरी पहचान ही खत्म कर दी है। उसके लिए वो सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया थी। और अब उसे लग रहा था कि उसके पंख हमेशा के लिए काट दिए गए हैं। बॉस ने उसे एक बहुत गहरी बात कही, जो शायद हम सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आज तुम डरे हुए हो सकता है कि आज तुम्हें रात को बुरे सपने आते हो, लेकिन 3 हफ्ते बाद तुम शायद इस सबसे बाहर निकल चुके होगे। मैं तुम्हारे इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले को मंजूर नहीं करूंगा। ये एक तरह का सेकंड चांस था जो आर्यन को अभी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये जबरदस्ती है, लेकिन कभी कभी दूसरे लोग हमें वो देख लेते हैं जो हम खुद अपनी तकलीफ के धुएं में नहीं देख पाते। आर्यन के लिए वो पल किसी सजा से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि दुनिया उसे समझ नहीं रही। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन घर की चारदीवारी भी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने न्यूज चैनल ऑन किया, जहां उसी हादसे की खबरें चल रही थी। वो हादसा जिसमें उसका सबसे करीबी दोस्त उसका मेंटो नहीं रहा। जब न्यूज एंकर ने कहा कि शायद पायलट एरर की वजह से वो क्रैश हुआ, तो आर्यन का खून खौल उठा। उसे पता था कि उसका दोस्त कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज बार बार कह रही थी, काश मैं उस दिन उस जहाज में होता तो शायद सब कुछ बदल जाता। ये सर्वाइवर्स गिल्ट बहुत खतरनाक होता है। ये आपको जिंदा तो रखता है, लेकिन जीने नहीं देता। आप हर रोज खुद से सवाल करते हैं कि मैं ही क्यों बचा, क्यों मेरी जगह वो नहीं रहा। आर्यन ने रसोई की सिंक के पास जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। उसने धीमी आवाज में दुआ की, खुदा मेरी मदद कर। मुझे पता है कि मैं वहां होता तो भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन ये दिल मानने को तैयार ही नहीं है।
अगले दिन जब दरवाजे की घंटी बजी तो उसकी नींद टूटी। वो सोफे पर ही सो गया था। अपने पुराने कपड़ों में उसे बिस्तर पर जाने से डर लगता था, क्योंकि वहां यादें और खामोशी उसे घेर लेती थी। दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था जो कल उसे एयरपोर्ट पर देख रहा था। आदित्य एक इन्वेस्टिगेटर था जो उस हादसे की तह तक जाने के लिए आया था। आर्यन को शुरुआत में वो एक दुश्मन की तरह लगा। उसे लगा कि ये इंसान भी उसके दोस्त की साख पर धब्बा लगाने आया है। आदित्य की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने आर्यन से कहा, यह कोई इंटेरोगेशन नहीं है, ये सिर्फ एक सच की तलाश है, और सच तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन का गुस्सा सांतवे आसमान पर था। उसने तंज कसते हुए कहा, सच? आप बस उसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं क्योंकि वो अब अपना बचाव करने के लिए यहां मौजूद नहीं है। आदित्य ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैं किसी को फंसाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसा दोबारा न हो। खामोशी का एक लंबा दौर चला। आर्यन ने न चाहते हुए भी उसे अंदर आने दिया। वहां दीवार पर एक छोटा सा फ्रेम लगा था जिस पर लिखा था, मुझ में वो ताकत है जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। आदित्य ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या ये यकीन तुम्हारा आज भी वैसा ही है? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी फेथ, उसका पूरा यकीन उस मलबे के साथ ही दफन हो गया है। आदित्य ने उसे एक ऑफर दिया, चलो कहीं बाहर चलकर नाश्ता करते हैं, तुम्हें खाने की जरूरत है और शायद थोड़ी ताजी हवा की भी। आर्यन बिना किसी उत्साह के उसके साथ चल दिया। जब वो एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बाहर जहाजों को टेक ऑफ करते देख आर्यन की आंखों में एक अजीब सी जलन और हसरत थी। वो उड़ना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की बेड़िया उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। उसने आदित्य से पूछा, तुम्हारे पास उस दिन की कॉकपिट रिकॉर्डिंग है ना? मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। आदित्य ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे दुनिया के लिए एक तमाशा बने। लोग न्यूज के लिए मिर्च मसाला ढूंढते हैं, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। आर्यन को पहली बार इस शख्स के लिए थोड़ी इज्जत महसूस हुई, लेकिन तकलीफ अभी भी उतनी ही थी। उसने कहा, मैं उसका कोपायलट था। अगर मेरा एक्सीडेंट न हुआ होता तो मैं उस दिन वही होता। मुझे जानने का हक है कि क्या गलत हुआ। आदित्य ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक ऐसी बात कही जिसने आर्यन को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम किस चीज से गुजर रहे हो। 4 साल पहले मेरी पत्नी भी एक ऐसे ही हादसे में चली गई थी। मैंने भी खुद से वही कहा था जो तुम आज कह रहे हो कि काश मैं वहां होता। लेकिन सच ये है आर्यन कि तुम उनके साथ मर नहीं सकते थे। ये बात कड़वी थी, लेकिन सच थी। हम अक्सर अपनों के जाने का गम इस कदर पाल लेते हैं कि हम खुद ही अपनी जिंदगी का गला घोंटने लगते हैं। आर्यन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां आसमान अब भी वैसा ही नीला था, हवाएं अब भी वैसी ही आजाद थी। बस उसके अपने अंदर का आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उसने आदित्य से पूछा, क्या यह डर कभी खत्म होता है? आदित्य ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हां, होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा यकीन चाहिए होता है। खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी है, बल्कि ताकत और मोहब्बत की रूह दी है। आर्यन को याद आया कि यह उसके बचपन की एक सीखी हुई आयत थी, जो आज एक अजनबी के मुंह से सुनकर उसे एक अलग ही सुकून दे रही थी। वहां झील के किनारे खड़े होकर जब ठंडी हवाएं आर्यन के चेहरे से टकरा रही थी, उसे एक पल के लिए आजादी का एहसास हुआ। वहां कोई शोर नहीं था, कोई इंजन की आवाज नहीं थी, बस पानी की लहरें और खामोशी थी। उसने आदित्य को अपनी पहली उड़ान के बारे में बताया, कैसे उसने अपनी मां से छिपकर वो सबक लिए थे, कैसे बादलों के ऊपर जाकर उसे लगता था कि वो एक आजाद परिंदा है। उन यादों को साझा करते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई,
जो शायद बहुत दिनों बाद दिखी थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जब वापस लौटते हुए उन्होंने रेडियो पर सुना कि जांच अधिकारी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यह पायलट एरर था, तो आर्यन का सारा गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसे लगा कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। वो अपने दोस्त के परिवार के बारे में सोचने लगा, उसके छोटे से बेटे के बारे में जिसे स्कूल में लोग चिढ़ा रहे होंगे। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको अंदाजा भी है कि आपके एक फैसले का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये किसी की पूरी साख है। आदित्य ने गाड़ी रोक दी और गहरी सांस ली। उसने कहा, आर्यन, मेरा काम सच बोलना है। अगर मैं सच को बदल दूं, तो शायद कल कोई और पायलट वही गलती करेगा और सैकड़ों और जाने जाएंगी। क्या तुम उस बोझ के साथ जी पाओगे? आर्यन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे लगा कि सच और इंसाफ के बीच की ये लकीर बहुत धुंधली है। घर पहुंचकर वो सोफे पर गिर गया और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे अपनी जिंदगी बिखरती हुई लग रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। उसकी सहेली लोइस का फोन था। लोइस ने उसे एक बहुत पुरानी बात याद दिलाई, जब वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और आर्यन ने उसे गिरने से बचाया था। आर्यन ने तब कहा था, जब तुम बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो तो वहां से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। आर्यन को एहसास हुआ कि वो वाकई में रॉक बॉटम पर है, लेकिन क्या वो वहां से ऊपर उठने की हिम्मत जुटा पाएगा? उसने अपने कमरे के कोने से वो पुरानी कैनवसेस निकाली जिन्हें उसने छुआ तक नहीं था। उसे लगा कि शायद रंगों के जरिए वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को थोड़ा समेट सके। उसे कुछ तो करना ही था, वरना ये खामोशी उसे निगल जाती। उसे समझ आ रहा था कि दूसरा मौका सिर्फ मिलता नहीं है, उसे जीना पड़ता है, हर रोज, हर एक छोटे कदम के साथ। वो कहते हैं न कि नींद और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन जब जहन में सवालों का शोर हो तो नींद बस एक थकाने वाली रस्म बन जाती है। अगले दिन की सुबह आर्यन के लिए वैसी ही थी, भारी और धुंधली। सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों को चीरकर अंदर आ रही थी, लेकिन उसे वो रोशनी भी चुभ रही थी। उसने सोफे पर पड़े पड़े ही अपने कमरे के उस कोने को देखा जहां उसकी पायलट की यूनिफॉर्म टंगी हुई थी। वो सफेद कमीज और वो कंधे पर लगे हुए स्ट्राइप्स जो कभी उसके फख्र की निशानी थे, आज उसे किसी पुराने जाम की तरह लग रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वो और उसका दोस्त समीर घंटों तक फ्लाइट मैकेनिक्स और बादलों के मिजाज पर बातें किया करते थे। समीर सिर्फ उसका कोलीग नहीं था, वो उसका बड़ा भाई जैसा था। और अब हर कोई समीर को उस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि उसे समीर के घर जाना चाहिए। उसकी पत्नी और बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन एक डर भी था। क्या वो उनकी आंखों में अपनी वही नाकामी देख पाएगा? क्या वो उससे पूछेंगे कि तुम उस दिन उसके साथ क्यों नहीं थे? जब वो उनके घर की दहलीज पर खड़ा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। समीर का छोटा बेटा, जो शायद 7-8 साल का होगा, बाहर एक छोटा सा खिलौना जहाज लेकर खेल रहा था। उसे देखकर आर्यन का दिल भर आया। उस बच्चे को क्या पता कि जिस जहाज को वो इतने शौक से उड़ा रहा है, उसी ने उसके पिता को उससे छीन लिया। समीर की पत्नी मीरा जब बाहर आई तो उसकी आंखों की वो खामोशी आर्यन को अंदर तक चीर गई। वहां कोई शोर नहीं था, कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक गहरा सन्नाटा था जो चीख चीख कर सवाल पूछ रहा था। मीरा ने बस इतना कहा, आर्यन, तुम जानते हो न कि वो गलत नहीं हो सकता। उसने हजारों घंटों तक आसमान में वक्त बिताया है, वो ऐसी बचकानी गलती कैसे कर सकता है? आर्यन के पास देने के लिए कोई तसल्ली नहीं थी। वो बस इतना कह पाया, मैं सच का पता लगाऊंगा भाभी, चाहे इसके लिए मुझे खुद के डरों से ही क्यों न लड़ना पड़े। वहां से निकलते वक्त उसे महसूस हुआ कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं है, ये उस साग की है जो मिट्टी में मिलाई जा रही है।
उसे लगा कि खुदा ने उसे शायद इसी काम के लिए बचा लिया था, ताकि वो सच को दुनिया के सामने ला सके। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो खुद इतना मजबूत था? तभी रास्ते में उसे फिर से आदित्य मिला। आदित्य अपनी पुरानी जीप में बैठा किसी फाइल को गौर से पढ़ रहा था। उसने आर्यन को देखा और इशारा किया पास आने का। तुम समीर के घर गए थे? उसने सीधे सवाल किया। आर्यन ने सिर हिलाया। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, इंसानी जज्बात अक्सर हमारी लॉजिक को धुंधला कर देते हैं आर्यन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जज्बातों पर नहीं, तथ्यों पर चलती है, और अभी सारे तथ्य समीर के खिलाफ जा रहे हैं। आर्यन ने गुस्से में कहा, तो क्या आप भी वही मान लेंगे जो न्यूज वाले कह रहे हैं? क्या मैकेनिकल फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है? आदित्य ने अपनी चश्मा उतारा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन कभी कभी सच वो नहीं होता जो हम देखना चाहते हैं। अगर तुम वाकई समीर की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नफरत और अपने डर को किनारे रखना होगा। तुम्हें उन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स को फिर से सुनना होगा, लेकिन एक पायलट की हैसियत से नहीं, बल्कि एक गवाह की हैसियत से। आर्यन के लिए यह सबसे मुश्किल काम था। उन आखिरी लम्हों की आवाजों को सुनना, समीर की वो घबराई हुई सांसें सुनना, ये उसके लिए किसी दोबारा हादसे से कम नहीं था। वो दोनों एक छोटे से कैफे में बैठ गए। आदित्य ने बातों बातों में अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी के जाने के बाद उसने भी सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया था। उसे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि सेकंड चांसेस हमें इसलिए नहीं मिलते कि हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें, बल्कि इसलिए मिलते हैं ताकि हम कुछ नया और बेहतर बना सकें। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें क्या लगता है समीर तुम्हें इस हाल में देखकर क्या कहता? क्या वो चाहता कि तुम अपनी काबिलियत को एक कमरे में बंद करके रख दो? आर्यन को वो दिन याद आया जब उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक इंजन फेल हो गया था। समीर ने तब भी अपनी शांति नहीं खोई थी। उसने आर्यन का हाथ थाम कर कहा था, घबराओ मत, जब तक तुम्हारे पास कंट्रोल है तब तक उम्मीद है। आज आर्यन के पास कंट्रोल नहीं था, लेकिन उम्मीद की एक बहुत पतली सी डोर जरूर थी। उसने आदित्य से पूछा, क्या आपको लगता है कि खुदा हमें माफ कर देता है, भले ही हम खुद को माफ न कर पा रहे हों? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफी एक सफर है आर्यन, ये एक दिन में नहीं आती। खुदा ने तुम्हें जो ये वक्त दिया है, ये उसकी रहमत है। इसे गुस्से और पछतावे में मत गंवाओ। उस शाम आर्यन अपने घर के नजदीक एक पुराने चर्च की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वहां की शांति उसे सुकून दे रही थी। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा परिंदा जमीन से उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पंखों में शायद चोट लगी थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसे एहसास हुआ कि हम इंसान भी तो ऐसे ही हैं, टूटे हुए पंखों के साथ उड़ने की कोशिश करते हुए। हम गिरते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन हमारी रूह हमेशा ऊपर की तरफ ही देखती है। उसने एक लंबी प्रार्थना की, ऐ खुदा, मुझे वो नजर दे कि मैं सच देख सकूं, और वो हिम्मत दे कि मैं उसका सामना कर सकूं। अगले दिन वो आदित्य के दफ्तर पहुंचा। इस बार उसकी चाल में वो लड़खड़ाहट नहीं थी। उसने मेज पर अपना पायलट लाइसेंस रखा और कहा, मैं तैयार हूं। मुझे वो रिकॉर्डिंग्स सुननी है। मुझे वो हर एक टेक्निकल डिटेल देखनी है जो उस दिन हुई थी। अगर समीर से गलती हुई तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर उसे फंसाया जा रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आदित्य की आंखों में एक चमक आई। उसे पता था कि आर्यन अब एक सिपाही की तरह तैयार है। उन्होंने घंटों बिताए उन ग्राफ्स और नंबर्स को समझने में। आर्यन ने गौर किया कि क्रैश से ठीक 2 मिनट पहले एल्टीट्यूड में एक अजीब सी गिरावट आई थी, जो नॉर्मल पायलट एरर की वजह से नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज का अपना एक दिमाग हो गया हो और वो पायलट की कमांड को मानने से इनकार कर रहा हो। आर्यन ने आदित्य को वो पॉइंट दिखाया, देखिए यहां। समीर ने नोज को लिफ्ट करने की पूरी कोशिश की थी,
लेकिन स्टेबलाइजर्स ने रिएक्ट ही नहीं किया। ये मैनुअल एरर नहीं है, ये सिस्टम का ग्लिच है। आदित्य ने गौर से देखा। उसे पहली बार लगा कि शायद आर्यन सही कह रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में शायद की कोई जगह नहीं होती। उन्हें सबूत चाहिए थे। आर्यन ने सुझाव दिया कि उसे फ्लाइट साइमुलेटर में जाकर उसी सिनारियों को रिक्रिएट करना होगा। ये उसके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उसे फिर से उस कॉकपिट में बैठना था, उन्हीं कंट्रोल्स को हाथ लगाना था जिनसे उसे अब खौफ आता था। क्या उसके हाथ फिर से सुन पड़ जाएंगे, या फिर वो उन यादों की धुंध को चीरकर बाहर निकल पाएगा? आदित्य ने उसे एक एल्डर ब्रदर की तरह हौसला देते हुए कहा, डरो मत, मैं बाहर ही हूं, और याद रखना तुम अकेले नहीं हो। वो ऊपर वाला देख रहा है, वो जानता है कि तुम्हारी नीयत साफ है। आर्यन ने गहरी सांस ली और साइमुलेटर की तरफ कदम बढ़ाए। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी ही मौत के करीब जा रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि आज, शायद आज, वो उन टूटे हुए पंखों को दोबारा जोड़ने का पहला कदम उठा रहा है। अंदर बैठकर जब उसने कंट्रोल्स पर अपना हाथ रखा तो उसे समीर की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे वो कह रहा हो, आर्यन, घबराना मत, बस वही करो जो हमने सीखा था। मशीनों के शोर के बीच आर्यन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की और अपनी रूह को उस खुदा के हवाले कर दिया जिसने उसे एक और मौका दिया था। यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये उसकी अपनी रूह की आजादी का रास्ता था। और उसे पता था कि सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया था। सिम्युलेटर के उस छोटे से केबिन के अंदर की हवा कुछ अलग ही थी, थोड़ी भारी, थोड़ी ठंडी। जब मैंने वो हेडसेट अपने कानों पर लगाया तो बाहर की दुनिया का सारा शोर जैसे एक झटके में गायब हो गया। सामने वो बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर बादलों का एक डिजिटल समंदर फैला हुआ था। आदित्य ने बाहर कंट्रोल रूम से माइक पर कहा, आर्यन, घबराना मत, ये बस एक मशीन है, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। मैंने गहरी सांस ली और अपने कानों में गूंजती अपनी ही धड़कन को सुनने लगा। सच कहूं तो मुझे उस मशीन से डर नहीं लग रहा था, मुझे उस सच से डर लग रहा था जो शायद आज बाहर आने वाला था। अगर आज भी मैं उस हादसे को नहीं रोक पाया तो क्या मैं कभी खुद को ये यकीन दिला पाऊंगा कि मैं एक अच्छा पायलट हूं? जैसे ही मैंने थ्रॉटल को आगे बढ़ाया, इंजन की वो जानी पहचानी गड़गड़ाहट पूरे केबिन में गूंज उठी। जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते हम हवा में थे। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं वाकई में फिर से उड़ रहा हूं। वो आजादी, वो ऊंचाई, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम उसी एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं जहां समीर का जहाज बेकाबू हुआ था। मेरी हथेलियों पर पसीना आने लगा था। कंट्रोल स्टिक को पकड़ते वक्त मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। तभी अचानक स्क्रीन पर चेतावनी की लाल लाइटें जलने लगी। वार्निंग, स्टेबलाइजर ट्रिम रनअवे। ये वही पल था। जहाज की नाक अचानक नीचे की तरफ झुकने लगी। मैंने पूरी ताकत से स्टिक को अपनी तरफ खींचा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे की तरफ दबा रही हो। समीर की आवाज मेरे जहन में गूंजने लगी, आर्यन, जब सिस्टम साथ छोड़ दे तो अपनी समझ पर भरोसा करना। मैंने पागलों की तरह मैनुअल ट्रिम व्हील्स को घुमाना शुरू किया। मेरी मांसपेशियां खिंच रही थी, मेरी सांसें फूल रही थी। आदित्य की आवाज फिर से गूंजी, शांत रहो आर्यन, पैनिक मत करो, डेटा देखो, मशीन क्या कह रही है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी जिंदगी में भी तो यही करते हैं। जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो हम बस जोर लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, फिर उसे धीरे से किनारे कर दिया। मैंने देखा कि कंट्रोल सिस्टम में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल ग्लिच था जो बार बार ऑटो पायलट को गलत सिग्नल भेज रहा था। समीर ने भी यही देखा होगा।
लेकिन उसके पास उतना वक्त नहीं था जितना आज मेरे पास है। मैंने वो स्विच बंद किया और अचानक जहाज फिर से मेरे काबू में था। जब मैं सिम्युलेटर से बाहर निकला तो मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। आदित्य बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, तुमने देखा? वो उसकी गलती नहीं थी। मैंने बस सिर हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि एक भारी बोझ के उतरने के थे। समीर निर्दोष था। उसने आखिरी दम तक उन मुसाफिरों को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही ये खुशी आई, उसके पीछे एक कड़वा सवाल भी खड़ा हो गया। अगर समीर निर्दोष था तो उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो कंपनी जिसने उन पुराने पुर्जों को नहीं बदला? क्या वो सिस्टम जिसने मुनाफे के चक्कर में जान की परवाह नहीं की? आदित्य ने मुझे पास के एक बेंच पर बिठाया और पानी की बोतल थमाई। उसने कहा, पता है आर्यन, सच कभी कभी उस बिजली की तरह होता है जो अंधेरे में चमकती तो है लेकिन साथ में जला भी देती है। अब जब तुम्हें सच पता चल गया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसने आगे समझाया, अगर हम ये रिपोर्ट फाइल करते हैं तो बहुत बड़े लोगों की कुर्सियां हिलेंगी। वो तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये वही मोड़ है जहां इंसान अक्सर पीछे हट जाता है। हम सब चाहते हैं कि इंसाफ हो, लेकिन जब उस इंसाफ की कीमत हमें खुद चुकानी पड़ती है तो हम सोचने लगते हैं। मैंने अपनी उंगलियों की पोरों को देखा जो अब भी कांप रही थी। मुझे वो छोटा बच्चा याद आया जो समीर का इंतजार कर रहा था। मुझे वो मां याद आई जिसने अपना बेटा खो दिया था। मैंने आदित्य की आंखों में देखकर कहा, मैंने बहुत वक्त डर में गुजारा है, अब और नहीं। अगर इस सच को बोलने की कोई कीमत है तो मैं उसे चुकाने के लिए तैयार हूं। आदित्य मुस्कुराया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यही वो जज्बा है जिसकी कमी थी। याद रखना, जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो खुदा खुद हमारा रास्ता साफ करता है। भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का सुकून सलामत है तो तुम कभी हार नहीं सकते। उसकी बातें मुझे एक बड़े भाई की नसीहत जैसी लग रही थी। उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी पत्नी के जाने के बाद उसने भी एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस लड़ा था। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी नौकरी, अपनी जमा पूंजी, यहां तक कि अपनी साख भी। लेकिन अंत में जब सच की जीत हुई तो उसे वो सुकून मिला जो उसे हजारों की भीड़ में भी नहीं मिल सकता था। हम दोनों वहां से निकलकर एक पुरानी लाइब्रेरी की तरफ गए। आदित्य चाहता था कि मैं कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखूं। वहां की अलमारियों में धूल जमी हुई थी और पुरानी कागजों की महक आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं इतिहास के किसी मलबे को कुरेद रहा हूं। लेकिन वही एक फाइल मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कई बार उन स्टेबलाइजर्स की शिकायत मिलने के बावजूद उन्हें रिपेयर नहीं करवाया था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक तरह का कत्ल था। मेरा दिल गुस्से से भर गया। मुझे लगा कि मैं अभी जाऊं और उन लोगों का गिरेबान पकड़ लूं। लेकिन आदित्य ने मुझे रोका। गुस्सा सिर्फ तुम्हें कमजोर करेगा आर्यन। हमें दिमाग से काम लेना होगा। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। इनके पास बेहतरीन वकील हैं और बहुत सारा पैसा। हमें एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जिसे वो गिरा न सके। उसने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं को एक दिशा दी जाती है। उसने कहा, जैसे तुम जहाज को टर्ब्यूलेंस में संभालते हो, वैसे ही अपनी जिंदगी के इस तूफान को भी संभालो। घबराहट में कोई फैसला मत लो। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरा घर मुझे वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। वो दीवारों का सन्नाटा अब मुझे डरा नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे सोचने का मौका दे रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें चमक रही थी। हजारों लोग अपने घरों में सो रहे थे। बेखबर की उनके आसपास कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं। मुझे एहसास हुआ कि हम सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगर मैं आज चुप रहता हूं तो कल किसी और का भाई, किसी और का दोस्त उस टूटे हुए जहाज में बैठेगा। मैंने मेज पर रखे उस पुराने बाइबल को उठाया जो समीर ने मुझे एक बार तोहफे में दिया था। उसके एक पन्ने पर कुछ लिखा था, जब तुम अंधेरी वादियों से गुजरो तो डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगा जैसे समीर खुद मुझसे बात कर रहे हों। मैंने वो आयत बार बार पढ़ी। मुझे समझ आया कि ये सेकंड चांस सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं फिर से उठ सकूं। ये मौका है उस सिस्टम को बदलने का जो मासूमों की जान लेता है। तभी फोन की घंटी बजी। वो लोइस थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा, आर्यन, तुम्हें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर थे। वो तुम्हारी फाइल्स देख रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो खेल शुरू हो चुका था। उन्हें पता चल गया था कि मैं सच के करीब हूं। आदित्य ने सही कहा था। वो मुझे चुप कराने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस बार मैं उस पुराने आर्यन जैसा नहीं था जो सिम्युलेटर में जम गया था। इस बार मेरी आंखों में वो डर नहीं था। मैंने एक छोटा बैग पैक किया, समीर की वो निशानी अपने पास रखी और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अंधेरा था और बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार मुझे उस बारिश से डर नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि ये पानी मेरे पिछले गुनाहों और मेरी कमजोरियों को धो देगा। मैं अंधेरे में बाहर निकला, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और मन ही मन एक दुआ की। सफर मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि अब मेरे पंख टूटे हुए नहीं हैं। वो फिर से जुड़ रहे थे, एक नए मकसद के साथ, एक नई ताकत के साथ। और इस बार मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए उड़ने वाला था। गाड़ी की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे और बारिश को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी सुरंग में जा रहा हूं जिसका कोई अंत नहीं है। लोइस की वो घबराई हुई आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो लोग मेरे घर तक पहुंच चुके थे। ये सोचना भी कितना अजीब है न कि जिस कंपनी के लिए मैंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल दिए, वही आज मेरी दुश्मन बन बैठी थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसा सच बोल रहा था जो उनके मुनाफे की चमक को थोड़ा धुंधला कर सकता था। मैंने गाड़ी एक छोटे से मोटल के पीछे पार्क की, जहां की लाइटें बार बार झपका रही थी। वहां की हवा में सीलन और पुराने फर्नीचर की एक अजीब सी महक थी, लेकिन उस वक्त मुझे वही दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। मैंने अपना वो छोटा सा बैग मेज पर रखा और सोफे पर ढह गया। मेरा पूरा शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन दिमाग में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। क्या वाकई में सच इतना महंगा होता है? क्या एक इंसान की साख बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना समझदारी है? तभी मेरे बैग से वो पुरानी डायरी बाहर गिरी जो समीर की थी। मैंने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें ज्यादातर तकनीकी नोट्स थे, लेकिन बीच बीच में उसने अपनी छोटी छोटी दुआएं और ख्याल भी लिखे थे। एक जगह उसने लिखा था, उड़ना सिर्फ बादलों के ऊपर जाना नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर जाकर खुद को और खुदा को और करीब से देखना है। समीर को अपनी साख से ज्यादा अपनी सच्चाई पर यकीन था। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, और आज जब वो खुद अपना बचाव नहीं कर सकता, तो क्या मैं सिर्फ अपने डर की वजह से चुप हो जाऊं? तभी दरवाजे पर बहुत ही धीमी दस्तक हुई। मैं एक झटके में खड़ा हो गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं बाहर वाले को सुनाई न दे जाए। मैंने खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा। वहां आदित्य खड़ा था। उसने अपनी जैकेट की टोपी ओढ़ रखी थी और वो पूरी तरह भीगा हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे अंदर खींच लिया। उसने अंदर आते ही एक गहरी सांस ली और अपना चश्मा साफ करने लगा। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में वो एक बड़े भाई वाली फिक्र थी जो मुझे इस पूरी अफरातफरी में थोड़ा सुकून दे रही थी। मैंने बस सिर हिला दिया। आदित्य ने मेज पर एक फाइल रखी और कहा,
आर्यन, खेल अब बहुत पेचीदा हो गया है। कंपनी के पास अब तुम्हारी पूरी हिस्ट्री है। वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें एक अनस्टेबल और ट्रॉमेटाइज्ड पायलट साबित कर दें, ताकि तुम्हारी गवाही की कोई कीमत न रहे। वो कहेंगे कि जो तुमने सिम्युलेटर में देखा वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, जो उस हादसे के सदमे की वजह से पैदा हुआ है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन साथ ही एक हंसी भी आई। ये दुनिया कितनी होशियार है ना। जब वो सच को नहीं मिटा पाते तो वो उस सच को बोलने वाले को ही मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। आदित्य ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, टूटे हुए पंखों के साथ उड़ना नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा दर्दनाक होता है। खुदा ने तुम्हें ये सेकंड चांस इसलिए नहीं दिया कि तुम फिर से वही पुरानी जिंदगी जियो। ये मौका है कुछ ऐसा करने का जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। मैंने उससे पूछा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो अब मेरी नौकरी भी नहीं है और शायद जल्द ही मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। आदित्य थोड़ा मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कान बहुत ही शांत और गहरी थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, जब एक चिड़िया का घोंसला गिर जाता है तो क्या वो उड़ना छोड़ देती है? नहीं, वो फिर से तिनके इकट्ठा करती है। तुम्हारे पास वो तिनके हैं, समीर के रिकॉर्डिंग्स, वो डेटा जो हमने सिम्युलेटर से निकाला है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी अपनी ईमानदारी। हम दोनों ने मिलकर उस रात उन कागजों को फिर से खंगाला। आदित्य ने मुझे एक बहुत ही बारीक चीज दिखाई। जहाज के उस खास पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग में एक छोटा सा डिफेक्ट था, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि उसे ठीक करने में करोड़ों का खर्चा आता। उन लोगों ने जानबूझकर हजारों मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला था, सिर्फ बैलेंस शीट को बेहतर दिखाने के लिए। ये जानकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा जैसे मैं उस जहाज में वापस पहुंच गया हूं, जहां समीर आखिरी बार लड़ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी हार पहले से ही लिखी जा चुकी थी, उस बॉर्डरों में जहां मुनाफे के फैसले लिए जाते हैं। आदित्य ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे पुराने जमाने में जब जहाजों के पाल, सेल्स फट जाते थे तो नाविक उन्हें फेंकते नहीं थे। वो उन्हें बड़े प्यार से सिलते थे और कहते थे कि जिस पाल में मरम्मत के निशान होते हैं वो हवा को और बेहतर तरीके से पकड़ता है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है आर्यन। ये जो हमारे जख्म है, ये जो हमारे ब्रोकन विंग्स हैं, ये हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा काबिल बनाते हैं। अगर तुम आज इस तूफान से बच निकले तो तुम कल किसी और को उस तूफान से बचा पाओगे। मुझे उस रात नींद नहीं आई। मैं बस उस छत को देखता रहा और सोचता रहा कि कल क्या होगा। क्या हम कोर्ट में टिक पाएंगे? क्या लुइस को मेरी वजह से कोई खतरा होगा? लेकिन फिर मुझे समीर के बेटे का वो मासूम चेहरा याद आया, वो खिलौना जहाज। अगर आज मैं पीछे हट गया तो वो बच्चा हमेशा यही सोचकर बड़ा होगा कि उसके पिता एक नाकाम पायलट थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुबह होते होते बारिश थम गई थी, लेकिन धुंध अभी भी छाई हुई थी। आदित्य ने कहा कि हमें शहर के सबसे बड़े वकील से मिलना होगा, जो इन कॉर्पोरेट दिग्गजों से डरता ना हो। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे वकील बहुत महंगे होते हैं और वो बिना किसी पक्के सबूत के हाथ नहीं डालते। मैंने आदित्य से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सच्चाई है जो किसी भी दौलत से बड़ी है। आदित्य ने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, यही भरोसा तुम्हें जीत दिलाएगा। हम जब मोटल से निकल रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक काली गाड़ी जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, वो भी पीछे लग गई। मेरा गला सूखने लगा था। आदित्य ने बहुत ही शांति से गाड़ी चलाई, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसने मिरर में देखते हुए कहा, आर्यन, डरो मत। जब तक हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, परछाइयां हमारा पीछा करती रहेंगी। उन्हें करने दो। हमारा काम बस उस मंजिल तक पहुंचना है। रास्ते में हमने एक छोटे से ढाबे पर रुककर चाय पी। वहां की सादगी और आम लोगों की चहल पहल देखकर मुझे लगा कि जिंदगी कितनी अनमोल है।
लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझे हुए थे। किसी को पता भी नहीं था कि हमारे पास जो फाइल है वो कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। मैंने अपनी चाय के कप को थामे हुए सोचा कि हम इंसान कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे फैसले कितने बड़े हो सकते हैं। आदित्य ने मुझसे पूछा, अगर खुदा आज तुमसे कहे कि वो तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस दे देगा, वो सब कुछ जो उस हादसे से पहले था, समीर जिंदा होगा, तुम्हारी नौकरी होगी, कोई केस नहीं होगा, तो क्या तुम वो जिंदगी लोगे? मैंने बहुत देर तक सोचा। वो एक बहुत ही लुभावना ख्याल था। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद को देखा। उस हादसे ने मुझे तोड़ जरूर दिया था, लेकिन उसने मुझे एक नया नजरिया भी दिया था। उसने मुझे उस दर्द को महसूस करना सिखाया था जो मैं शायद पहले कभी नहीं समझ पाता। मैंने आदित्य को जवाब दिया, नहीं, जो मैं आज हूं वो शायद उस पुराने आर्यन से बेहतर है। मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। आदित्य के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान आई। उसने कहा, यही तो सेकंड चांस का असली मतलब है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक मौका समझते हैं चीजों को ठीक करने का, लेकिन ये मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। हम जब शहर के करीब पहुंच रहे थे तो मैंने देखा कि सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरकर बाहर आ रही थी। वो नजारा वैसा ही था जैसा कॉकपिट से दिखता है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का वो जम चुका पायलट फिर से जाग रहा है। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो जाए, मैं उस सच को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। मुझे पता था कि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है और शायद मेरे पंख अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे उड़ने के लिए अब सिर्फ पंखों की जरूरत नहीं थी। मेरे पास अब एक मकसद था और उस ऊपर वाले का हाथ था जो टूटी हुई चीजों को जोड़ने में माहिर है। जैसे जैसे हम वकील के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लगा कि समीर भी कहीं न कहीं हमारे साथ है, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहा हो, चलो आर्यन, टेक ऑफ का वक्त हो गया है। वकील के दफ्तर की वो बड़ी सी मेज और उस पर रखे हुए ढेरों कागजात, वो सब देखकर मुझे अपनी हैसियत बहुत छोटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल पहाड़ के नीचे खड़ा हूं और उसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। वकील साहब ने अपनी चश्मा नाक के नीचे खिसकाते हुए कहा, आर्यन, तुम जानते हो ना कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? ये वो लोग हैं जो कानून की गलियों को तुम्हारी हथेलियों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो तुम्हें अदालत में खड़ा करके तुम्हारी मानसिक हालत पर सवाल उठाएंगे। वो उस हादसे के मलबे को तुम्हारी साख के मलबे में बदल देंगे। मैंने आदित्य की तरफ देखा जो खिड़की के पास खड़ा बाहर की ट्रैफिक को देख रहा था। उसने मुड़कर बस इतना कहा, वकील साहब, सच को किसी वकील की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक गवाह की जरूरत होती है जो डरे नहीं। आदित्य की ये बात मेरे अंदर कहीं गहरे तक उतर गई। हम अक्सर जीत और हार के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सही और गलत के बीच का फैसला सिर्फ जीत हार से नहीं होता। उस दिन कोर्ट रूम की जो हवा थी वो बहुत भारी थी। जब मैं उस कटघरे में खड़ा हुआ तो सामने बैठे उन कॉर्पोरेट अफसरों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। उनके वकील ने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, मिस्टर आर्यन, क्या ये सच नहीं है कि उस हादसे के बाद से आपको रात में बुरे सपने आते हैं? क्या आप पैनिक अटैक्स के शिकार नहीं हैं? तो फिर हम आपकी गवाही पर कैसे भरोसा करें? एक पल के लिए मेरा सिर चकराने लगा। मुझे लगा जैसे मैं फिर से उस सिम्युलेटर में हूं और सब कुछ मेरे काबू से बाहर जा रहा है। मुझे अपनी सांसें भारी लगने लगी। लेकिन तभी मेरी नजर गैलरी में बैठी मीरा पर पड़ी। उसने अपनी गोद में समीर के बेटे को ले रखा था। उस बच्चे की मासूम आंखें जैसे मुझसे कह रही थी कि मेरे पिता को इंसाफ दिलाओ। मुझे याद आया कि समीर हमेशा कहता था, जब तुम सबसे ज्यादा डरे हुए हो तब समझ लेना कि तुम खुदा के सबसे करीब हो। मैंने एक लंबी सांस ली, पानी का घूंट भरा और वकील की आंखों में आंखें डालकर कहा, हां, मैं डरा हुआ हूं। हां, मुझे बुरे सपने आते हैं, लेकिन वो सपने मुझे उस सच से दूर नहीं ले जाते
जो मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। मेरा डर मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी ईमानदारी का सबूत है। वो जो खामोशी उस वक्त उस कमरे में छाई, वो बहुत गहरी थी। मैंने एक एक करके वो सारे टेक्निकल पॉइंट समझाए जो हमने ढूंढे थे। मैंने बताया कि कैसे उस एक छोटे से पुर्जे की वजह से समीर ने अपनी और सैकड़ों मुसाफिरों की जान खो दी। मैंने उन्हें बताया कि सेकंड चांस सिर्फ मुझे ही नहीं मिला है, बल्कि इस अदालत को भी मिला है कि वो एक गलत सिस्टम को ठीक कर सके। जब मैं कटघरे से बाहर निकला तो मेरे पैर अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों से एक बहुत भारी चट्टान हट गई हो। आदित्य मुझे बाहर ले गया और हम एक छोटे से पार्क में बैठ गए। उसने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अजीब है ना। मुझे लगा था कि सच बोलने के बाद मुझे जीत का एहसास होगा, लेकिन मुझे बस एक शांति महसूस हो रही है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, यही तो असली जीत है आर्यन। जीत का मतलब सिर्फ फैसला अपने हक में होना नहीं है, बल्कि उस बोझ से आजाद होना है जो तुम्हें अंदर से खा रहा था। आज तुमने अपने उन ब्रोकन विंग्स को फिर से फड़फड़ाने की इजाजत दी है। उस शाम हम मीरा के घर गए। वहां का माहौल अब पहले जैसा उदास नहीं था। मीरा ने हमारे लिए चाय बनाई और हम सब बैठकर पुरानी बातें करने लगे। उसने बताया कि कैसे समीर हमेशा एक ऐसी डायरी रखना चाहता था जिसमें वो अपने हर सेकंड चांस के बारे में लिख सके। उसने कहा, आर्यन, तुम जानते हो, जब समीर ने अपनी पहली उड़ान भरी थी तो वो बहुत डर गया था। उसे लगा था कि वो कभी लैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके उस्ताद ने उसे एक बात कही थी कि जमीन पर तो हर कोई चल लेता है, लेकिन आसमान में वही टिकता है जो अपने डर को अपना दोस्त बना लेता है। ये सुनकर मुझे लगा कि हम सब अपनी जिंदगी में भी तो यही करते हैं। हम डर से भागते रहते हैं, उसे छिपाने की कोशिश करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा पाप हो। लेकिन सच तो ये है कि डर ही हमें इंसान बनाता है। अगर मुझे डर न लगता तो मैं कभी उस सिम्युलेटर में सच को नहीं ढूंढ पाता। अगर मुझे खोने का डर न होता तो मैं कभी दोबारा उड़ने की कोशिश नहीं करता। आदित्य ने मीरा को कुछ फाइल्स दी और कहा कि कंपनी अब सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई है, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। मैंने कहा, हमें उनके पैसों की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना चाहिए कि वो दुनिया के सामने अपनी गलती माने और उन पुर्जों को बदले। किसी और की जिंदगी को खतरे में डालकर हम अपनी जेबें नहीं भर सकते। मीरा ने भी मेरा साथ दिया। उसे पैसों से ज्यादा अपने पति की साख प्यारी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम कितने भी टूट जाए, हमारी इंटेग्रिटी ही वो धागा है जो हमें जोड़ कर रखती है। रात को जब मैं अपने घर लौटा तो मुझे अपनी यूनिफॉर्म की याद आई। मैंने उसे अलमारी से निकाला। वो धूल भरी कमीज अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। मैंने उसे झाड़ा और बहुत करीने से तह करके रखा। मुझे लगा कि शायद एक दिन मैं इसे फिर से पहन पाऊंगा, लेकिन अब मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं कौन हूं। मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी हार को स्वीकार किया और फिर उसे अपनी ताकत बना लिया। तभी मुझे खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। नीचे सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक गिर गया और उसके घुटने पर चोट लग गई। उसकी मां ने उसे उठाया, जख्म साफ किया और कहा, चलो फिर से कोशिश करो। वो बच्चा फिर से दौड़ने लगा। मुझे लगा जैसे खुदा मुझे उस बच्चे के जरिए कुछ सिखा रहा हो। जिंदगी गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठने के बारे में है। और वो जो दूसरा मौका हमें मिलता है वो हमेशा हमारे जख्मों के साथ ही आता है। आदित्य ने मुझे मैसेज किया, कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं, कुछ खास है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल सी होने लगी। क्या वो मुझे फिर से उड़ने के लिए कह रहा है? क्या मैं तैयार हूं? मैंने आंखें बंद की और उस अंधेरे को महसूस किया जिसे मैं इतने दिनों से पाल रहा था। अब वो अंधेरा कम होने लगा था। मुझे समीर की वो हंसी सुनाई दे रही थी।
मुझे लगा जैसे मेरे पंख अब उतने भारी नहीं थे। वो जो एक पल होता है ना, जब आप फैसला करते हैं कि आप अब और नहीं झुकेंगे, वही पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेकंड चांस होता है। मैंने उस रात बहुत सुकून की नींद ली। कोई बुरा सपना नहीं आया, कोई शोर नहीं सुनाई दिया, बस एक धीमी सी गूंज थी, जैसे कोई जहाज बहुत दूर बादलों के बीच अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। और मुझे पता था कि कल की सुबह कुछ नया लेकर आने वाली है। एक नई उड़ान, एक नई कहानी और एक ऐसी सच्चाई जो अब कभी धुंधली नहीं होगी। मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उस ठंडी हवा को महसूस किया। ये वही हवा थी जो मुझे आसमान में ले जाती थी, और आज ये हवा मुझे मेरे अपने अंदर के आसमान की तरफ ले जा रही थी। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, पर वो खामोशी अब मुझे डरा नहीं रही थी। वो वैसी खामोशी थी जो एक लंबी उड़ान के बाद इंजन बंद होने पर महसूस होती है। मैंने अपना फोन देखा। आदित्य का मैसेज था कि वो नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी पुरानी जैकेट पहनी, आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे अब भी वो काले घेरे थे, पर उन आंखों में अब एक चमक थी जो शायद महीनों पहले कहीं खो गई थी। जब मैं नीचे पहुंचा तो आदित्य अपनी उसी पुरानी जीप के पास खड़ा था, हाथ में 2 गरम चाय के डिस्पोजेबल कप लिए। उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज हवा का रुख बदला हुआ है। आर्यन, तैयार हो? हमने एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू किया। जैसे जैसे हम उस जगह के करीब पहुंच रहे थे जहां से मेरा डर शुरू हुआ था, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। पर इस बार वो पैनिक नहीं था। वो वैसी ही घबराहट थी जैसी पहली बार सोलो फ्लाइट पर जाने से पहले होती है। रास्ते में आदित्य ने मुझसे एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। उसने कहा, पता है आर्यन, हम इंसान बड़े अजीब होते हैं। हम अपनी जिंदगी की तुलना एक टूटे हुए जहाज से करते हैं और सोचते हैं कि अब ये कभी नहीं उड़ेगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि जहाज लोहे का बना होता है, पर हमारी रूह उम्मीद की बनी होती है। लोहे को जोड़ा जा सकता है, पर उम्मीद को तो बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है। जब हम रनवे के पास वाली उस फेंसिंग के पास खड़े हुए, जहां से जहाजों को टेक करते हुए साफ देखा जा सकता था, तो मैंने एक बोइंग 747 को ऊपर जाते देखा। उसकी आवाज मेरे सीने में गूंज रही थी। आदित्य ने मुझे एक लिफाफा थमाया। उसमें कोर्ट का वो फैसला था जो कल देर रात आया था। कंपनी ने अपनी गलती मान ली थी। उन्होंने माना था कि हां, उस पुर्जे में खराबी थी और उन्होंने उसे नजरअंदाज किया था। समीर का नाम अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। वो अब एक लापरवाह पायलट नहीं, बल्कि एक शहीद पायलट था, जिसने अपनी आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाने की कोशिश की। मेरी आंखों से एक आंसू टपक कर उस कागज पर गिरा। वो दुख का आंसू नहीं था, वो समीर के लिए एक तरह की विदाई थी। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। मैंने आदित्य से पूछा, अब आगे क्या? उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है आर्यन। तुम अपनी उड़ान फिर से शुरू कर सकते हो। लाइसेंस वापस मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और उन बादलों को देखा जो धूप में चांदी की तरह चमक रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि उड़ना अब मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं रहा, ये एक गवाही थी इस बात की कि खुदा हमें टूटने देता है ताकि वो हमें फिर से और बेहतर तरीके से जोड़ सके। वहां से हम समीर के घर गए। मीरा को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में जो सुकून था वो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा था। उसने समीर के बेटे को गोद में उठाया और कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा हीरो थे। उस छोटे बच्चे की मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया। मुझे लगा कि शायद यही वो सेकंड चांस था जिसके बारे में आदित्य बात कर रहा था। ये सिर्फ मेरे फिर से पायलट बनने का मौका नहीं था, ये उस बच्चे को उसके पिता का गौरव वापस दिलाने का मौका था। ये मीरा को फिर से सर उठाकर
जीने का मौका देने के बारे में था। उस दिन दोपहर में मैं और लोइस एक पुराने कैफे में बैठे। लोइस ने मेरा हाथ थाम कर कहा, आर्यन, तुम बदल गए हो। तुम्हारी आवाज में अब वो ठहराव है जो पहले कभी नहीं था। मैंने हंसकर कहा, शायद जब आप आसमान से सीधे जमीन पर गिरते हैं तो आपको जमीन की कीमत समझ आती है। हमने उन दिनों की बातें की जब हम सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते थे। अब वो सपने हकीकत के धरातल पर थे। लोइस ने पूछा, क्या तुम फिर से उस कॉकपिट में बैठोगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, डर तो लगेगा लोइस, पर अब मुझे पता है कि डर के साथ कैसे उड़ा जाता है। हमारे पंख भले ही टूटे हुए हों, पर अगर उन पर खुदा का हाथ हो तो वो फिर से मजबूत हो सकते हैं। शाम को मैं अकेला उस चर्च में गया जहां मैं अक्सर हार मानकर बैठा रहता था। वहां मोमबत्तियां जल रही थी और एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैली हुई थी। मैंने घुटनों के बल बैठकर बस एक ही बात कही, शुक्रिया। मुझे समझ आ रहा था कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। कभी कभी हमें उन तूफानों से गुजरना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, पर वो तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की धूल झाड़ने के लिए आते हैं। मुझे वो आयत फिर से याद आई कि खुदा ने हमें डर की रूह नहीं, बल्कि ताकत की रूह दी है। जब मैं चर्च से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखरे हुए थे। मैंने अपनी जेब से वो पुराना पंख निकाला जो मुझे उस क्रैश साइट के पास मिला था। मैंने उसे हवा में उड़ा दिया। वो पंख धीरे धीरे उड़ता हुआ दूर चला गया, जैसे वो मेरे सारे पछतावे और पुराने जख्मों को अपने साथ ले जा रहा हो। अब मैं आजाद था, सच में आजाद। मैंने महसूस किया कि ब्रोकन विंग्स या टूटे हुए पंख होने का मतलब यह नहीं है कि आप अब कभी नहीं उड़ सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी अगली उड़ान पहले से कहीं ज्यादा कीमती होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गिरना क्या होता है। अब आप जानते हैं कि जमीन की धूल का स्वाद कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात, अब आप जानते हैं कि जब आपके पास खुद की कोई ताकत नहीं बचती, तब ऊपर वाला कैसे आपको अपनी गोद में उठाकर मंजिल तक पहुंचाता है। आदित्य मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने आया। घर के पास पहुंचकर उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, गुड लक कैप्टन आर्यन। अगली बार जब मैं फ्लाइट में बैठूं तो उम्मीद है कि अनाउंसमेंट तुम्हारी आवाज में होगी। मैंने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और कहा, जरूर आदित्य, और शुक्रिया उस वक्त साथ देने के लिए जब मैं खुद के साथ भी नहीं था। उसने बस एक इशारा किया और अपनी जीप आगे बढ़ा दी। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर शहर की रोशनी देखने लगा। जिंदगी वैसी ही थी, वही शोर, वही भीड़, पर मेरे अंदर अब एक नई दुनिया बस गई थी। मुझे पता था कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। मुझे अपने लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना था, मुझे फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी थी, और सबसे जरूरी बात, मुझे हर उस इंसान को यह बताना था जो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। ये जो दूसरा मौका हमें मिलता है ना, ये किसी तोहफे से कम नहीं होता। हमें अक्सर लगता है कि हम अपनी गलतियों से खत्म हो गए हैं, पर सच तो ये है कि हमारी गलतियां ही हमारे नए सफर का रास्ता बनाती है। समीर की वो डायरी अब मेरी मेज पर रखी थी। मैंने उसका आखिरी पन्ना खोला और वहां अपनी तरफ से एक लाइन लिखी, पंख टूट सकते हैं पर परवाज नहीं रुकती। अंधेरा गहरा हो रहा था, पर मेरी आंखों में अब कोई धुंध नहीं थी। मैंने अपनी खिड़की बंद की और सोने चला गया। इस बार मुझे पता था कि कल का सूरज मेरे लिए एक नई चुनौती नहीं, बल्कि एक नया आसमान लेकर आएगा, और मैं उस आसमान में फिर से जाने के लिए तैयार था। इस बार मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस रूहानी सुकून के लिए उड़ने वाला था जो मुझे उस हादसे ने सिखाया था। शुक्रिया आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ इस सफर में शामिल होने के लिए। कभी कभी हमारी कहानियां भी तो वैसी ही होती है ना। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, पर अंत में हम फिर से जुड़ जाते हैं। बस थोड़ा सा यकीन चाहिए और एक ऐसा हाथ जो हमें गिरने न दे।
याद रखिएगा, आपके पंख चाहे जितने भी टूटे हुए महसूस हों, पर आपके अंदर की वो ताकत हमेशा सलामत है। बस एक बार फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि आसमान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि हर अंत एक नई शुरुआत का बस एक बहाना होता है। अलविदा।